हाय एंड हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु राकेश पे। और मैं गुरु राकेश लाया हूँ आपके लिए नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यूअसली वीडियोस। आज के इस वीडियो के अंदर हम जेनेटिक्स के बारे में जो हम पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस करते आए हैं उस जेनेटिक्स की कंटिन्यूअसली आगे की चर्चा करते हैं। मेंडल ने जो पिछले हमने वीडियोस के अंदर देखा कि मेंडल ने हमें क्रॉसेस यानी उसके जो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड जो क्रॉस थे उनके बारे में हमने चर्चा की। उसमें हमें मेंडल ने ये बताया कि कोई भी कैरेक्टर है वो एक जीन के द्वारा क्या हो रहा है, निर्धारित हो रहा है, यानी जीन के द्वारा लक्षणों का निर्धारण किया जा रहा है और उस एक जीन के दो एलील्स पाए जाते हैं। ये मेंडल के द्वारा बताया गया। अब हम ये देखें कि मेंडल के जो नियम थे, मेंडल ने जो नियम बताए मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड के क्रॉस के बारे में, जैसे इकाई लक्षण का नियम जो बताया था, इसके बाद प्रभाविता का जो नियम है वो बताया था, स्वतंत्र अपयूहन का जो नियम है वो बताया था। तो इन नियमों की जब अपन बात करें तो मेंडल के इन नियमों का कहीं ना कहीं विचलन पाया जा रहा है, यानी कुछ ऐसे जीन्स हैं या कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जहां पर मेंडल के नियमों का पालन पूर्ण तरीके से नहीं हो रहा। तो हम आज मेंडल के नियमों के विचलन की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें से दो के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से पहला था अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा था सह प्रभाविता। उसमें हम देख चुके हैं कि प्रभाविता के नियमों का जो विचलन था ये दोनों यानी अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ये दोनों के दोनों प्रभाविता के नियम के विचलन थे। यानी मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, F1 जनरेशन के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट होने चाहिए थे, लेकिन जब हमने 4 o'clock प्लांट के अंदर देखा या मवेशियों की त्वचा का रंग जब हमने देखा तो उसमें हमने देखा कि F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हो रहे, दोनों के मध्य का कलर प्रकट हो रहा था। आज हम उसी क्रम में बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में घातक जीन की, इसकी बात करने जाएंगे आज, घातक जीन। और सेकंड थिंग हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी एलील्स की। इसकी करेंगे बहुविकल्पी एलील्स। बहुविकल्पी एलील्स और घातक जीन ये भी क्या है, ये मेंडल के नियमों के विचलन को ही दर्शाती है। कैसे दर्शाती है, इनकी स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करते हैं। सबसे फर्स्ट हम चर्चा करते हैं आज इस बहुविकल्पी एलील की। बहुविकल्पी एलील यहाँ में शब्द से पता चल रहा है, बहु का मतलब बहुत सारे, विकल्प का मतलब विकल्प और एलील्स का मतलब उसके लक्षण या उसके हम कारक मान सकते हैं। यहाँ पर इस शब्द से जब अपन अर्थ लगाना चाहे तो हम निकाल सकते हैं कि मोस्टली मेंडल ने हमें क्या बताया, मेंडल ने हमें ये बताया कि एक जीन के दो जो एलील्स हैं वो हो सकते हैं। मेंडल के अनुसार कोई भी जो जीन है, कोई भी जो लक्षण है उसके दो विकल्प हो सकते हैं। जैसे उसने बताया, जैसे लंबाई का लक्षण है तो उसमें दो विकल्प कौन से थे, एक तो लंबा पादप था और दूसरा बोना पादप था। फिर हम देखें दूसरा, तो एक हमारे पास लक्षण के अंदर बीज की आकृति थी गोल और दूसरी थी हमारे पास झुर्रीदार। एक हमारे पास कलर था लाल और दूसरा हमारे पास कलर था सफेद। तो हम मोस्टली अगर देखें तो हमने देखा था मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में और मेंडल के नियमों के अंदर कि हमारे पास एक जीन के कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, यानी एक जीन के दो एलील्स हमने अभी तक देखे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे भी कुछ जीन्स हैं जो एक से अधिक एलील्स शो करते हो, या हम ये कहें कि उस एक जीन के द्वारा एक से ज्यादा विकल्प, उस एक जीन के एक से ज्यादा विकल्प हो। तो आज हम इस बहुविकल्पी एलील में उसी की चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा करने से पहले हमें मानव के रक्त समूहों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मानव के रक्त समूह का निर्धारण करने वाला जो जीन है
रक्त समूह का जो निर्धारण करने वाला जीन है उस अकेले जीन के 3 विकल्प है। कितने विकल्प है? एक जीन के कितने विकल्प हो गए? 3। तो 2 से अधिक विकल्प हो गए, इसका मतलब हम उसको क्या कह सकते हैं? बहुविकल्पी एलील कह सकते हैं। यहाँ जब हम मानव रक्त की बात करते हैं तो मानव रक्त के समूहों के अंदर सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि मानव ब्लड ग्रुप जो है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और 4th नंबर पे हम देखें तो ओ हो सकता है। हम जानते हैं कि मानव के अंदर पाया जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है या रक्त समूह जो है वो 4 प्रकार का हो सकता है, ए बी और ओ। यहाँ पर अगर हम इनके एलील्स की बात करें तो यहाँ इस रक्त समूह का यानी मानव में पाए जाने वाले ये जो 4 प्रकार के रक्त समूह है, इन रक्त समूह का निर्धारण करने वाला जीन तो एक ही है, लेकिन उस जीन के विकल्प अलग अलग हैं और उस अलग अलग विकल्प के आधार पर यहाँ पर ब्लड ग्रुप यानी कि ये रक्त समूह भी क्या है? अलग अलग। अब हम बात करते हैं कि ये जीन के जो एलील्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर मैं उस एक जीन की बात करूं जो रक्त समूह का निर्धारण या रक्त समूह का निर्धारण कर रहा है, उसके एलील्स हो गए आई ए पहला, आई बी दूसरा और आई ओ ये तीसरा। ये उस रक्त के निर्धारण करने वाले जीन के एक जीन के 3 एलील्स हो गए। कितने एलील्स हो गए? 3 हो गए। अब यहां पर हम देखें कि हमारे पास ब्लड ग्रुप तो 4 है, तो ए वाला जो एलील है वो किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ ए ब्लड ग्रुप को। बी वाला किसको डिनोट कर रहा है? बी ब्लड ग्रुप को। और ओ वाला किसको डिनोट कर रहा है? ओ ब्लड ग्रुप को। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप कैसे बन गया? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आई ए और आई बी ये जो एलील्स है ये दोनों के दोनों एलील्स क्या है? प्रभावी। दोनों के दोनों एलील्स क्या है? प्रभावी है। और प्रभावी होने के कारण ही ये युक्त रूप से या संयुक्त रूप से ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसको डिनोट करते हैं। यानी दोनों के दोनों जो एलील्स है वो क्या है? प्रभावी है। और प्रभावी होने के कारण ही जब ये दोनों एक साथ संयुक्त होकर अपने लक्षण को प्रकट करते हैं तो वो ब्लड ग्रुप हमारे पास कौन सा आ जाता है? ए बी आ जाता है। अब यहाँ हम इन ब्लड ग्रुपों के अगर एलील्स की मैं यहाँ बात करूं तो इस ए ब्लड ग्रुप के लिए एलील्स, और इन एलील्स के अगर हम बात करें तो ए ब्लड ग्रुप के लिए एलील्स कौन से हैं? आई ए फर्स्ट, और सेकंड हो जाएगा आई ए और आई ओ। बी वाले की बात की जाए तो आई बी और आई ओ। अगर ए बी वाले की बात की जाए तो ए बी वाले में ए वाले का कैरेक्टर भी है और बी वाले का भी, तो ये ए बी का एलील हो जाएगा। ओ वाले की अगर बात करें तो आई ओ या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं स्मॉल आई से। तो विद्यार्थियों ये तो हमने देखा कि ब्लड ग्रुप अपने पास जो थे मानव के शरीर में जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं उनके एलील्स कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो हमने देखा कि ए के ये 2 प्रकार के एलील्स बन सकते हैं, बी के लिए भी 2 प्रकार के बन सकते हैं, ए बी के लिए ये 1 प्रकार का बन सकता है और ओ के लिए हमारे पास 2 प्रकार के एलील्स बन सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा मेंडल ने बताया था तो मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या होना चाहिए? उसे एक जीन के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प होने चाहिए। जैसे मेंडल ने मटर के पादप की लंबाई ली तो उसने बताया कि या तो पादप लंबा होगा या फिर गोला होगा। इन 2 के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि रक्त का निर्धारण करने वाला जो जीन है उसके 2 से अधिक विकल्प हैं। 3 विकल्प हो गए हमारे पास, आई ए, आई बी और आई ओ। तो हम इस क्रिया को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक जीन के 2 से अधिक विकल्प या 2 से अधिक एलील्स उपस्थित हों या 2 से अधिक एलील्स हमें देखने को मिलते हैं तो हम इस क्रिया को बहुविकल्पी एलील कहते हैं। हम इसे क्या नाम देंगे? बहुविकल्पी एलील्स। तो ये तो था हमारे पास बहुविकल्पी एलील्स के जो बात थी वो हमने की। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टेप के अंदर चर्चा करते हैं घातक जीन की, कि घातक जीन होता क्या।
लेथल जीन कहते हैं इसको। तो घातक जीन की जब मैं चर्चा करता हूं, घातक जीन के बारे में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम था एल कुएनोथ। फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम क्या था? एल कुएनोथ था। और उस एल कुएनोथ ने क्या किया था, चूहे के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए और चूहे की जो लोम चर्म है उसके बारे में, उसके कलर के बारे में उसने हमें बताया था। और उसने घातक जीन को भी इस चूहे की लोम चर्म के द्वारा हमें समझाया था। तो इस घातक जीन की जब हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट तो उस साइंटिस्ट की हम बात करते हैं, क्या नाम था? एल कुएनोथ। कहाँ का था ये? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। इस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने चूहे की लोम चर्म के ऊपर, चूहे की लोम चर्म के बारे में बताया कि चूहे की लोम चर्म जो होती है वो पीले कलर की होगी या फिर ब्राउन कलर की होगी। तो विद्यार्थियों, आज हम इस घातक जीन के बारे में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लिया जाता है घातक जीन क्या होता है या घातकता क्या होती है, तो हमें इसको समझना है। इस घातक जीन के बारे में हम समझें तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो उस जीव के, जिसके अंदर वो उपस्थित है, उस जीव के लक्षणों का निर्धारण करने के अलावा उसकी जीवन की जो कुछ क्रियाएं हैं उसको भी इफेक्टिव करती है। तो कुछ ही जीन ऐसे हैं जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो एल कुएनोथ ने क्या किया? एल कुएनोथ ने हमें यह बताया कि अगर आप एक चूहे के शारीरिक रंग की वंशागति का परिणाम देखोगे तो आपको उसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की जो चीजें हैं वो दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? इस एल कुएनोथ ने क्या किया, चूहे की लोम चर्म के दो रंग हमें बताए। एक रंग तो उसने ये बताया कि चूहे की लोम चर्म कैसी हो सकती है, पीली हो सकती है। और दूसरा उसने बताया, दूसरा उस लोम चर्म का रंग कैसा हो सकता है, भूरा हो सकता है। यहां पर उसने क्या किया, इस पीले को कैपिटल वाई से डिनोट किया और इस भूरे को स्मॉल वाई से डिनोट किया। यानी एक जीन के उसने दो कैरेक्टर बताए। यानी लोम चर्म का जो रंग था वो दो तरीके का हो सकता है, पीला या फिर भूरा। पीले के लिए उसने कैपिटल वाई और भूरे के लिए उसने क्या कर दिया, स्मॉल वाई को डिनोट कर दिया। स्मॉल वाई से उस भूरे कलर को डिनोट कर दिया। अब उसने क्या किया, इसके गैमेट्स बनाए। तो गैमेट्स हम बना सकते हैं, पहले हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी। गैमेट्स यानी कि युग्मक बन गए। अब युग्मक बनाने के बाद जब उसने क्रॉस करवाया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 पीढ़ी आ गई। अब इस F1 पीढ़ी से उसने जैसे ही F2 जनरेशन को प्राप्त किया, तो F2 जनरेशन के लिए उसने क्या किया, इन दो को जनक के रूप में काम में लिया और उसने क्या करवा दिया, सेल्फ क्रॉस करवा दिया, स्व निषेचन करवा दिया। क्या करवा दिया, स्व निषेचन। ये सेम वही प्रोसेस है जो मेंडल ने बताई थी, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि एक जो जीन है वो एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण भी करेगा और उसके कारण घातकता भी उत्पन्न होगी। कैसे होगी, इसके बारे में हम देखते हैं। जब उसने F2 जनरेशन के लिए इन जनकों को लिया तो हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी कुछ ऐसी। ये आ गए हमारे पास क्या, जनक सेकंड। जनक सेकंड आ गए क्योंकि F2 जनरेशन के लिए हम इनको जनक मान रहे थे। अब इनके उसने क्या बनाए, गैमेट्स बनाए, युग्मक बनाए। तो युग्मक बनाने के दौरान हमारे पास ये युग्मक प्राप्त हुए। जब उसने इन युग्मकों का क्रॉस करवाया तो देखो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाया गया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाया गया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाया गया तो दोनों ही क्या हो गए,
स्मॉल वाई, और ये आ गई आपके पास कौन सी जनरेशन, F2 PDR, F2 जनरेशन आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 4 प्रकार के जो चूहे की लोम चर्म के लक्षण हमारे सामने आए हैं, इन लक्षणों के बारे में इस एल कुएनोथ ने एक चीज ये बताई हमें कि इनके अंदर जो समयुग्मजी लक्षणों वाले जो जीन है जिसके पास, वो चूहा जीवित नहीं रहता। कैसे, यहां अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो हमारे पास जो कैपिटल वाई वाला कैरेक्टर था, पीला जो कैरेक्टर था, ये प्रभावी है, और जो स्मॉल वाई था ये क्या है, अप्रभावी है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल वाई के साथ अगर स्मॉल वाई आता है तो कैपिटल वाई के कैरेक्टर प्रकट होने हैं, यानी कि वो कैसा होना है, पीली लोमचर्म वाला चूहा ही प्रकट होना है, यानी वो पीली लोमचर्म को ही दर्शाएगा। तो यहाँ F1 जनरेशन में तो हमारे पास जो जनरेशन है वो देख सकते हैं हम, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, यानी बहुत कैरेक्टर्स एक साथ है। यहाँ जब सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास 4 संततियां प्राप्त होती हैं, उनमें से ये जो कैपिटल वाई वाली समयुग्मजी जो चूहा है, समयुग्मजी, ये जीवित नहीं रहता, जीवित नहीं रहता। यहां ये क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। क्यों हो गया मृत, क्योंकि इस एल कुएनोथ ने हमें ये बताया कि अगर प्रभावी जो लक्षण का निर्धारण करने वाले जीन है, अगर वो एक साथ हो तो F2 जनरेशन के अंदर कैपिटल वाई वाले जीन जो है, उस जीन वाले चूहे जीवित नहीं दिखाई देंगे। कुएनोथ के अनुसार ये बताया गया। तो कुएनोथ ने ये कह दिया कि कैपिटल वाई के कारण वो जीन क्या है, मृत हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस प्रकार के कैपिटल वाई वाले जीन किसी चूहे में है, वो मृत है, इसका मतलब इस टाइप के जो जीन है वो जीन क्या कहलाएंगे, घातक जीन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, घातक जीन। किस टाइप के, कैपिटल वाई समयुग्मजी टाइप के। कैपिटल वाई समयुग्मजी है क्योंकि दोनों के पास जीन सेम है, और प्रभावी भी है क्योंकि कैपिटल है। इसके अलावा उसने ये बताया कि ये जो कैपिटल वाई समयुग्मजी जीन है, इन जीनों को तो उसने क्या नाम दे दिया, घातक जीन नाम दे दिया। और ये जो क्रिया है, ये जो अभी अपन ने संपूर्ण जो प्रोसेस देखी है, इस क्रिया को उसने नाम क्या दे दिया, घातकता। इस संपूर्ण क्रिया को उसने नाम क्या दिया, घातकता दिया। इसका मतलब यहां हमारे पास F2 जनरेशन के अंदर 4 में से 1 तो मृत हो गया, तो शेष कितने बच गए हमारे पास, 3 ही बचे। इन 3 में से आप देख सकते हो आपके पास जो जीनोटाइप है, जीन अनुपात की अगर अपन बात करें तो वो जीन अनुपात आपके पास क्या आना है, जीन अनुपात हम निकाल सकते हैं। एक तो है हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और सेकंड है हमारे पास स्मॉल वाई। यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले कितने चूहे की लोमचर्म है, 1 और 2, तो यहां पर 2 रेशियो। स्मॉल वाई वाले अपने पास कितने हैं, 1 है। और अगर आप इनका फिनोटाइप देखना चाहो तो फिनोटाइप भी आपके पास कैसा आना है, पीली और भूरी लोमचर्म वाले चूहे। तो पीली वाले तो कितने हो जाएंगे, 1 और 2, और भूरी लोमचर्म वाले कितने हो जाएंगे, 1। तो वो भी आपके पास रेशियो क्या आना है, 2:1 आना है। तो विद्यार्थियों, ये जो एल कुएनोथ फ्रांसिस वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि घातकता क्या है और घातक जीन किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये घातकता और घातक जीन के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आपके मन में हो या कोई शंका आपके दिमाग में चल रही हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं उस समस्या का समाधान जरूर निकालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करता हूं अभी कि नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी कल या परसों, उसके अंदर मैं जेनेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि हमारी
बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या आगे होने वाली ये जो नीट एग्जाम है या एम्स की जो एग्जामें हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लगातार देखते रहे। हो सकता है कि आपको उन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल जाए, आपका कुछ बेनिफिट हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ सकेंगे।